कहानी की शुरुआत होती है विल शार्प से। विल एक यूएस मरीन ऑफिसर रह चुका है जिसने अफगानिस्तान में अपने देश के लिए अपनी जान बाजी पर लगाई थी, लेकिन आज वही देश और उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसे मरने के लिए अकेला छोड़ चुकी है। विल की पत्नी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और उसको अभी 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब कहीं से मदद नहीं मिलती तो मजबूरी में विल अपने गोद लिए हुए भाई डैनी के पास जाता है। विल का भाई डैनी विल से बिल्कुल अलग मिजाज का है। डैनी एक शातिर, अमीर और मास्टरमाइंड बैंक रॉबर है जिसने अपने पिता से अपराध की दुनिया के सारे पैंतरे सीखे हैं। विल वहाँ केवल कुछ पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन डैनी उसे पैसे देने के बजाय एक खौफनाक ऑफर देता है, फेडरल सेविंग बैंक हाइस्ट। डैनी विल को दिखाता है कि आज ही उसकी एक टीम डाउनटाउन एलए के सबसे बड़े बैंक पर धावा बोलने जा रही है, जहाँ 250 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं। डैनी विल के दिमाग से खेलता है और कहता है, तुम देश के लिए लड़े और तुम्हें क्या मिला? लाचारी। मेरे साथ चलो, बस 8 मिनट की बात है और तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। विल अपने परिवार के लिए ना चाहते हुए भी इस क्रिमिनल मिशन में शामिल होने को हाँ कर देता है। हाइस्ट की शुरुआत होती है। डैनी और उसकी प्रोफेशनल टीम चेहरे पर मास्क लगाकर हैवी आर्मर पहनकर बैंक में घुसती है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को टेक डाउन करते हैं और लॉकर रूम के भारी दरवाजों को उखाड़कर भारी मात्रा में कैश बैग में भरने लगते हैं। सब कुछ स्टॉप वॉचर के टाइमर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी एक ऐसी अनहोनी होती है जिसकी उम्मीद डैनी को भी नहीं थी। ऑफिसर जैक नाम का एक नया मासूम और सीधा साधा पुलिस ऑफिसर उसी बैंक के दरवाजे पर आ पहुंचता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो किसी क्राइम की रिपोर्ट या अलार्म बजाने पर नहीं आया था, बल्कि बैंक में काम करने वाली अपनी पसंदीदा टेलर लड़की को डेट के लिए पूछने आया था। अंदर डैनी ऑफिसर जैक को चुपचाप गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठा जैक का पार्टनर मार्क इंतजार करते करते परेशान हो जाता है। जब जैक काफी देर तक बाहर नहीं आता तो मार्क को बैंक के बाहर खड़ी संदिग्ध वैन पर शक होने लगता है। वो जैसे ही वैन के ड्राइवर से पूछताछ करने की कोशिश करता है, घबराहट और हड़बड़ी में डैनी का एक शूटर फायरिंग कर देता है। एक सेकंड में डाउनटाउन एलए गोलियों से गूंज उठता है। पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत ही ऑफिसर डाउन का रेड अलर्ट भेज दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां, स्वॉट कमांडो और आर्म्ड व्हीकल बैंक के चारों तरफ से घेर लेते हैं। बैंक के बाहर खूनी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। डैनी की टीम के मेंबर एक एक करके पुलिस की गोलियों का शिकार होने लगते हैं। इसी भगदड़ में ऑफिसर जैक भागने की कोशिश करता है और अंधाधुंध होती फायरिंग में अनजाने में विल के हाथों उसे गोली लग जाती है। जैक पेट में गोली लगने के कारण खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। घायल ऑफिसर जैक की जान बचाने के लिए मौके पर एक एम्बुलेंस पहुंचती है, जिसे शहर की निडर, सख्त और बेस्ट पैरामेडिक कैम थॉम्सन चला रही है। कैम एक ऐसी प्रोफेशनल महिला है जो काम के दौरान मरीजों से दिल नहीं लगाती और अपनी भावनाओं को हमेशा अलग रखती है। बैंक के बेसमेंट गैरेज में फंसे विल और डैनी के लिए बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी उनकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है। गन पॉइंट पर डैनी और विल उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और कैम को डराकर उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर की सिचुएशन बहुत नाजुक है। जैक की धड़कनें लगातार गिर रही हैं और शरीर का खून तेजी से बह रहा है। डैनी तुरंत समझ जाता है अगर ये ऑफिसर मर गया तो उन पर कॉप किलिंग का केस लगेगा, फिर पूरे अमेरिका की पुलिस उन्हें गोली मार देगी और कोई बातचीत नहीं होगी। इसीलिए विल और डैनी कैम को अल्टीमेटम देते हैं कि उस अफसर जैक को किसी भी कीमत पर उसे जिंदा रखना होगा। अब लॉस एंजलिस की सड़कों, चौराहों और हाईवे पर एक ऐसी महा रेस्क्यू चेस शुरू होती है जो शहर के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। आगे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती हाईजैक एम्बुलेंस और पीछे पूरे शहर की पुलिस, स्वॉट की गाड़ियां और लो फ्लाइंग कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल किसी ड्रामा सेंटर से भी ज्यादा भयानक हो जाता है। जैक की इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ जाती है कि उसका फेफड़ा फटने के कगार पर आ जाता है और चेस्ट में हवा भर जाती है। एम्बुलेंस तेज रफ्तार में उछल रही है, गोलियों के धमाके हो रहे हैं और उसी तंग जगह में कैम को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक क्रिटिकल इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। सही सर्जिकल टूल्स न होने के कारण वो एक हेयर पिन, प्लास्टिक ट्यूब और मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए 2 सीनियर डॉक्टरों के लाइव निर्देशों का पालन करते हुए जैक की छाती का ऑपरेशन करती है। उधर बाहर FBI का एक स्पेशल एजेंट एंसोन क्लार्क इस केस का चार्ज संभालता है। एजेंट क्लार्क की एंट्री से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि वो डैनी का पुराना कॉलेज फ्रेंड रह चुका है। वो डैनी की साइकोलॉजी, उसकी रणनीति और उसकी चालाकी को अच्छी तरह से जानता है। जब पुलिस लॉस एंजलिस की गलियों में एम्बुलेंस को चारों तरफ से ब्लॉक कर देती है, तब डैनी अपने पिता के पुराने साथी और खूंखार मैक्सिकन कार्टेल बॉस पापी से फोन पर मदद मांगता है। पापी इस शर्त पर मदद करने के लिए तैयार होता है कि डैनी उसे हाइस्ट के पैसों में से $8 मिलियन का भारी हिस्सा देगा। पापी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अब बेहद खौफनाक और शातिर दांव खेलता है। वो शहर की सड़कों पर 2 एम्बुलेंस उतार देता है जो बिल्कुल डैनी की एम्बुलेंस से मिलती जुलती थी, जिन पर रिमोट कंट्रोल हैवी गन्स और बम फिट होते हैं। जब पुलिस उन पर हमला करती है तो कार्टेल के शूटर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। पुलिस और हेलीकॉप्टर्स भ्रम में उलझ जाते हैं और एम्बुलेंस पुलिस की नजरों से बचकर कार्टेल के गुप्त अड्डों की तरफ निकल जाती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा
बड़ा खौफनाक और भावुक मोड़ तब आता है जब एम्बुलेंस पापी के ठिकाने पर पहुंचती है। जब पापी एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोलता है तो पापी डैनी से कहता है कि वो घायल पुलिस जैक और पैरामेडिक कैम को वहीं गोली मार दे ताकि पुलिस के पास केस का कोई गवाह न बचे। डैनी अपने बचाव के लिए इसके लिए मान जाता है, लेकिन विल एक सच्चा सोल्जर है। उसका जमीर और उसकी ट्रेनिंग किसी निहत्थे घायल पुलिस वाले को मासूम पैरामेडिक को मरते हुए देखने की इजाजत नहीं देती। विल अपनी ही टीम और पापी के कार्टेल के गुंडों पर अपनी असोल्ट राइफल से गोलियां चला देता है। इस भीषण और खूनी मुठभेड़ में पापी और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। विल और डैनी तुरंत वापस एम्बुलेंस में बैठते हैं। कैम और जैक को लेकर सीधा लॉस एंजलिस के सबसे बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। रास्ते में अचानक हुए झटके, अफरा तफरी और खींचतान में डर के मारे कैम के हाथ में पकड़ी गन अचानक चल जाती है और गोली सीधे विल के पेट में धंस जाती है। एम्बुलेंस सीधे हॉस्पिटल के मेन गेट पर जाकर रुकती है। बाहर सैकड़ों पुलिस वाले, स्नाइपर और स्वॉट की गाड़ियां बंदूक लेकर खड़ी हैं। डैनी जब पीछे मुड़कर देखता है कि उसके भाई विल को पेट में गोली लगी है और वो खून से लथपथ है तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। वो सोचता है कि कैम ने जानबूझकर उसके भाई को धोखा दिया और गोली मार दी। डैनी गन तानकर कैम को घसीटते हुए एम्बुलेंस से बाहर लाता है और पूरे मीडिया और पुलिस के सामने उसे गन पॉइंट पर सिर पर गोली मारने की धमकी देने लगता है। विल जमीन पर तड़प रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर डैनी ने कैम को मार दिया तो बाहर खड़ी पुलिस डैनी के शरीर को गोलियों से छलनी कर देगी। अपने सगे भाई को एक दरिंदा बनने से रोकने के लिए और उस मासूम पैरामेडिक की जान बचाने के लिए और अपनी इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए विल आखिरी सांसों में अपनी गन उठाता है और पीछे से अपने भाई को गोली मार देता है। डैनी की आंखें हैरानी में खुली रह जाती हैं और वो रोते हुए जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। विल अपने भाई के शव के पास रोते हुए बैठ जाता है। कैम तुरंत भागकर घायल जैक अधमरे विल को स्ट्रेचर पर लादकर इमरजेंसी रूम में ले जाती है। जब पुलिस ऑफिसर जैक से हॉस्पिटल के बेड पर पूछताछ करती है कि उसे गोली किसने मारी थी तो जैक पुलिस से झूठ बोलकर विल को बचा लेता है। जैक अपने पार्टनर और ऑफिसर से कहता है कि विल शार्प ने मुझे गोली नहीं मारी थी, बल्कि उसने और कैम ने अपनी जान पर खेलकर पूरे रास्ते मेरी जान बचाई है। उधर कैम जो अब तक मरीजों से इमोशनली दूरी बनाए रखती थी, डैनी के छोड़े गए हाइस्ट केस का एक बड़ा बैग चुपके से विल की पत्नी के पास हॉस्पिटल के बाहर छोड़ाती है ताकि उसके छोटे बच्चे की परवरिश हो सके और विल की पत्नी के ऑपरेशन का पूरा बिल चुकाया जा सके। एम्बुलेंस केवल एक तेज कार क्रैश और माइकल बे के धमाकों वाली मूवी नहीं है, बल्कि ये दो भाइयों के टूटे हुए रिश्ते की ऐसी एक दर्दनाक कहानी है जहां एक इंसान अपनों की मजबूरी के लिए अपराध का रास्ता चुनता है पर अपनी आत्मा और इंसानियत को कभी बिकने नहीं देता। दोस्तों, आपको माइकल बे का ये हाई ऑक्टेन एक्शन, विल का बलिदान और एक सेंटिमेंटल क्लाइमेक्स कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।